बार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा चारण काल। विकल्प सी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं माधवाचार्य जी। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह काव्य पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां, उनकी रचना सरोज स्मृति से अवतरित हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह कथन जो है, उत्तर आप फटाफट सेलेक्ट करिए। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसमें खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य इसमें से कौन सा है? और उत्तर में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें से क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनेगा बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। ये सारे ही विकल्प इसके सही हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित रचना है? तो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है और यह
ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया मतीराम को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि कुरवह पद में कौन सा लकार है? कुरवह पद में लकार आपने लट सेलेक्ट किया, क विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सही युग्म इसमें से कौन सा है? और इसमें सही युग्म वाला जो जोड़ा है वह है गौरया पंचमी विभक्ति एक वचन, विकल्प ख इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प क चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप आपको बताना है। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य में मातुर निलियते कृष्ण, विकल्प ग अगर चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गुरुओं पद गुरु शब्द के विभक्ति और वचन हैं, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ख षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अगला प्रश्न है कि अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारक क्या है? तो विकल्प इसमें संबंध कारक हो जाएगा, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पितरों का संधि विच्छेद, क्षमा करें, पितरा का विग्रह आपको बताना है। समास विग्रह क्या होगा? तो इसका होगा माता च पिता च, विकल्प क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गजानन में कौन सा समास है? और गजानन में अगर आपने समास के रूप में चयनित किया बहुब्रीहि समास, तो विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिहरव में कौन सा समास है? और इसका जवाब अगर आपने द्वंद्व चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसमें है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने गजानन चुना है तो घ विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भिन्ना अर्थानाम भय हेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो जवाब हो जाएगा पंचमी विभक्ति, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजसेभ्यो हरि अलम में विभक्ति बताइए, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ख चतुर्थी विभक्ति, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि ग्रामम परितः में कौन सी विभक्ति है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया द्वितीया, तो ग विकल्प इसका राइट आंसर है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? और जवाब में अगर आपने 13 चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने नैषधि चरितम चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? और इसका जवाब अगर आपने भरत मुनि को चुना तो क विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ख को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका रामचंद्र गुणचंद्र। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्यम दंडी माघे संति त्रयो गुणा, यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य के लिए विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में कौन सी नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ऋतु संहारम चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ख भास को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प क इसका सही उत्तर हो जाएगा भारवी अर्थ गौरवम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, यह कालिदास की कृतियां हैं। तो विकल्प ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजशेखर की निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 34 का उत्तर अगर आपने बाल भारत को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि देने वाले सोलंकी के राजा रुद्र शाह हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वह 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग उसका जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीण का निर्माण फिर, तीसरा भाग है बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ। तो आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में छंदों की संख्या कितनी है, और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए 116 चुना होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल का समय क्या है। तो रीतकाल का समय अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प इसमें सी, तो बिल्कुल क्षमा करें विकल्प बी 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1050 से 1375 तक जो है यह आदिकाल का समय है, जबकि 1375 से 1700 विक्रमी संवत यह भक्ति काल का समय है। तो रीतकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है, और आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से आज तक, यानी जब तक इतिहास लिखा गया तब तक के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि फ्रेंच विद्वान गार्सा द ताशी को आपने चुना होगा, जिन्होंने इस्तवार्द लालित त्रेत्यूर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही उनकी जीवनी है जो उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। अमृत राय द्वारा लिखी गई यह जीवनी है। अगला प्रश्न है कि आत्मा की आंखें के अनुवादक थे। तो आत्मा की आंखें कविता संग्रह जो है इसके अनुवादक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी चुना होगा, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। बाकी इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन और युद्धों का सजीव तथा गत्यात्मक वर्णन, यह 3 वर्णन आपको देखने को मिलेंगे। तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पद्धरिया सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? तो इसमें अगर आपने विकल्प ए अमीर खुसरो को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वेपथु कैसा अनुभव है? तो यह एक सात्विक अनुभव है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप कृति के रचनाकार आपको बताना है, और जवाब में अगर आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। दलित विमर्श के लेखक हैं ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और कनप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, जबकि सूर्य का स्वागत यह दुष्यंत कुमार की रचना है। दुष्यंत कुमार को गजलों का राजकुमार भी कहा जाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने इत्यलम, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार जैसी रचनाओं के रचनाकार अज्ञेय को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में आता है? तो बृहत्त्रयी का ग्रंथ इसमें आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि शिशुपाल वधम, न्यासधी चरितम और किरातार्जुनीयम, ये तीन ग्रंथ जो हैं बृहत्त्रयी के हैं। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं यह केदारनाथ अग्रवाल का प्रमुख काव्य संग्रह है। तो विकल्प ए के साथ आप सही उत्तर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 53 साथियों, प्रेमचंद्र के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? इसका आपको जवाब बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रारंभिक दौर था वो तो आदर्शवादी था, परंतु बाद में ये गांधीवादी विचारधारा से होते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लिया। तो इनकी जो तीसरे दौर की कहानियां हैं वह यथार्थवादी हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी इसमें बताना है, और आपने जहां लक्ष्मी कैद है विकल्प बी अगर चुन लिया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या जैसी रचनाएं राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। इसके अलावा तलाश जो है यह कहानी कमलेश्वर की लिखी गई है, जबकि एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है और जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है। एक दिन यह जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प 19वीं सदी चुना होगा, बी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं कि 1903 ईस्वी में प्रकाशित यह कहानी विधा की रचना है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने रसज्ञ रंजन चुना होगा, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जो है यह कथा राम सीता पर न आधारित होकर के उर्मिला और लक्ष्मण पर आधारित है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। लक्ष्मण और उर्मिला की कहानी है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है? ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है उपन्यास विधा, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निर्मला किसका उपन्यास है। निर्मला किसका उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना है तो वी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज साहित्य किस विधा की रचना है। नौकर की कमीज जो है किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया यह जो है उपन्यास है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव देवता किसकी कृति है। तो ग्लोबल गांव देवता यह रणेंद्र की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। यह भी रणेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है। तो मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास, इसमें मैं और मैं है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। तो वीरांगना नामक उपन्यास राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। काला जल का कथानक स्त्री उत्पीड़न की समस्या से संबंधित है, बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूपा जीवा उपन्यास है। रूपा जीवा उपन्यास है तो यह लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। धनिया और जुनिया मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए गोदान उपन्यास के पात्र हैं, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जवाब अज्ञे ही चुना होगा, क्षमा करें, अज्ञे द्वारा लिखा गया यह जो है यात्रा साहित्य है, बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा वृत्त है। तो यात्रा वृतांत इसमें जो है चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया यह यात्रा साहित्य है, जबकि भूले बिसरे चित्र यह उपन्यास विधा की रचना है, भगवती चरण वर्मा की यह रचना है। और अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, यह आत्मकथा विधा की रचना है। और पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां विख्यात हैं। तो हिंदी भाषा की मुख्यतः 8 बोलियां विख्यात हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इसमें से कौन सा है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा विवादित और चर्चित तथा प्रमाणिक और प्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक के रूप में पृथ्वीराज रासो माना जाता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रजभाषा आधुनिक आर्य भाषाओं में जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से होता है, ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक या वियोगात्मक है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने समृद्ध पश्च समृद्ध सेलेक्ट किया तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हड़ौती बोली रिक्त स्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो हड़ौती जो है यह राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आने वाली है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, उसे आप लिपि कहते हैं। बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें अगर आपने विकल्प ज चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण अगर आपने विकल्प डी चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया तालव्य तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि बिंदे के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे किन्नी भले रघु नायक जो करुणा करी कानन को पग उधारे। तो इसमें जो है हास्य व्यंग है, हास्य रस है साथियों। विकल्प ए स्वराज की आलोचनात्मक पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो डॉक्टर देवराज द्वारा लिखी गई पुस्तक साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं तीनों ही हैं। तो विकल्प घ के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि विजय देव नारायण शाही की कृति इसमें से कौन सी है? तो विजय देव नारायण शाही द्वारा लिखी गई इसमें रचना है शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट। पहला विकल्प क इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण से प्रभावित आलोचक कौन नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने नामवर सिंह को चुना तो क विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। बाकी अज्ञे, इला चंद्र जोशी और देवराज उपाध्याय ये मनोविश्लेषक, रचनाकार, आलोचक हैं। अगला प्रश्न है कि इला चंद्र जोशी की आलोचनात्मक पुस्तक इसमें से कौन सी है? इला चंद्र जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक साहित्य सर्जना, साहित्य चिंतन और साहित्य संतरण तीनों ही रचनाएं हैं। तो घ विकल्प के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 है कि नई कविता सीमाएं और संभावनाएं कृति किसकी है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर चुन लिया गिरजा कुमार माथुर तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार आपने चयनित कर लिया विकल्प निर्मला जैन को क तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इंद्रनाथ मदान की पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो इंद्रनाथ मदान द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रेमचंद्र एक विवेचन, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन दोनों ही रचनाएं हैं। तो विकल्प ग का चयन करके आपने इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि कौन सी आलोचना की पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध नहीं है? तो मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई इसमें नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष और कामायनी एक पुनर्विचार तीनों ही रचनाएं हैं। आस्था के चरण विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, भाषा और संवेदना कृतियों के कृतिकार कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब राम स्वरूप चतुर्वेदी को चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निकष दोनों ही रचनाएं हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि असंगत कथन छांटिए। तो इसमें से विकल्प क, ख और घ राइट आंसर के साथ हैं, जबकि विकल्प ग इसका राइट आंसर नहीं है। तो विकल्प ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पुस्तक के रचनाकार कौन है? साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पुस्तक लिखने वाले हैं डॉक्टर रघुवंश। विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर। कविता से साक्षात्कार पुस्तक के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मलयज को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि असंगत कथन छांटिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आपने दूधनाथ सिंह जैसी को सिलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी निराला आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह की रचना है। परमानंद श्रीवास्तव की है समकालीन कविता का व्याकरण और मलयज की कविता से साक्षात्कार। अगला प्रश्न है कि असंगत कथन फिर आपको छांटना है। तो इसमें आपने चयनित कर लिया विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। बाकी रमेश चंद्र शाह की रचना छायावाद की प्रासंगिकता, रमेश कुंतल मेघ के अथाथो सौंदर्य जिज्ञासा और नेमिचंद्र जैन का अधूरे साक्षात्कार तथा रंगदर्शन। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति नहीं है। कौन सी रचना डॉक्टर बच्चन सिंह की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया ब्रजभाषा। तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो नई कहानी संदर्भ और प्रकृति यह पुस्तक लिखी गई है देवी शंकर अवस्थी द्वारा। विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तकों को आलोचकों के साथ मिलाइए। तो प्रश्न संख्या 98 का अगर राइट आंसर आपने चयनित किया है विकल्प हिंदी साहित्य किसकी रचना है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। और नया साहित्य नए प्रश्न आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। और अरस्तु का काव्य शास्त्र यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो इस हिसाब से विकल्प इसका बनेगा हिंदी साहित्य जो है 2, दूसरी परंपरा की खोज 3 और नया साहित्य नए प्रश्न यह 1 और यह 4 का 4। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का इतिहास, उद्भव और विकास और रूप ग्रंथ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने हरदेव बाहरी चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर सत्य प्रकाश मिश्र का ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कृति विकृति संस्कृति चुना, तो विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नई समीक्षा आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार अमृत राय हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ नंद दुलारे वाजपेयी को, तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि कहानी स्वरूप और संवेदना के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया राजेंद्र यादव। विकल्प ख को, तो राइट आंसर के साथ है। असंगत युग्म की पहचान करनी है आपको, तो इसमें असंगत युग्म के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न भी है कि असंगत युग्म का चयन करना है आपको, और इसमें से आपने शताब्दी की कविता विश्वनाथ त्रिपाठी विकल्प घ को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप।
तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।